अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? इट इज़ अ सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन में जो दूसरा स्टेप है वो है ट्रांसलेशन। इससे पहले गुज़िश्ता लेक्चर में आप देख चुके हैं कि जीन एक्सप्रेशन में पहला स्टेप जो था ट्रांसक्रिप्शन, इट वाज एक्चुअली कॉपी ऑफ अ जीन इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, एंड देन this messenger RNA will be traveling towards cytoplasm where it will express itself। और प्रोकैरियोट्स के अंदर चूँकि न्यूक्लियस नहीं होता तो लिहाजा वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है, सेकंड पार्ट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट हैज़ टू ट्रेवल, एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुँचता है और वहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन होती है। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? Translation is basically a second step of gene expression in which the instructions from DNA coming in the form of messenger RNA are decoded in the form of protein या polypeptide chain। किसके ज़रिए से? राइबोसोम्स के ज़रिए से। तो राइबोसोम्स आर फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ट्रांसलेशन को इन अदर वर्ड्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ओबियसली ये मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होगा विच आर कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। आसानी के लिए हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड देम इनटू 4 फेजेस। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो फेज़ है आपके पास वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड से क्या मुराद है? देखें, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड साइटोसोल के अंदर डिस्पर्स होते हैं, तो उनको साइटोसोल से लेके आना एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर आरएनएस। सो ट्रांसफर आरएनएस के साथ इनका बाइंड होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो अब ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अमाइनो एसिड अटैच होगा, इस अटैचमेंट को आप क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ amino acid, yani the amino acids need to be attached with transfer RNA so that they can get them from the cytosol to the site of protein synthesis। ये attachment कैसे facilitate होगी? This attachment is facilitated with the help of an enzyme which is called as amino acyl transfer RNA synthase। There are 20 types of amino acids, so at least there are 20 types of amino acyl ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, और इसी तरह आपके पास अमाइनो एसिड्स के लिहाज से 20 टाइप के ट्रांसफर आरएनएस भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैथिनीन ने अटैच होना है तो मैथिनीन ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा, और ये मैथिनीन ट्रांसफर आरएनए कौन सा होगा? जिस पे मैथिनीन के कोडान का एंटी कोडान इसके ऊपर मौजूद होगा। सो रैंडम अटैचमेंट नहीं होगी बल्कि स्पेसिफिक अटैचमेंट होगी, और स्पेसिफिक अटैचमेंट के लिए अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए व्हिच इज हैविंग अ एंटी कोड फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, और एंजाइम जो होगा वो उसके साथ अमाइनो एसिड को अटैच कराएगा। तो ये जो स्टेप होगा, इस स्टेप के अंदर जो आपके पास ट्रांसफर आरएनएस हैं वो अपने अपने अमाइनो एसिड उनके साथ अटैच हो जाएंगे, एंड दे विल बी वेटिंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो हर ट्रांसफर आरएनए अपना अपना अमाइनो एसिड लेके लाइन हाजिर होगा, वहाँ पर मौजूद होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए सो दैट अमाइनो एसिड कैन बाइंड देम बेरिंग एंटीकोडान। अब वंस ये एक्टिवेशन हो गई, यानी ट्रांसलेशन के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? उसके लिए प्री रेक्विजिट है अमाइनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होना, और ये सारे अमाइनो एसिड लेके ट्रांसफर आरएनए मौजूद हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? इनिशिएशन कम्प्लेक्स में राइबोसोम्स की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा इसमें इनिशियल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए होता है, पहले वाला, फर्स्ट वाला। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ केमिकली मॉडिफाइड एन फार्माइल मीथिलीन ट्रांसफर आरएनए, जो हमेशा सबसे पहले अटैच होगा। ठीक है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो सबसे पहले जो अमाइनो एसिड अटैच होगा इट विल बी केमिकली मॉडिफाइड एन फार्माइल मीथिलीन ट्रांसफर आरएनए के जरिए से ये अटैच होगा मैथिलीन वहाँ पे। सो ये आपके पास जो 3 चीज़ें हैं अलॉन्ग विद इनिशिएशन फैक्टर्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब सबसे पहले क्या होगा? एन फार्माइल मीथिलीन ट्रांसफर आरएनए, जैसे कि मैंने बताया ये केमिकली मॉडिफाइड है, इसको एक इनिशिएशन फैक्टर लाएगा और ला के स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच कर देगा। बोथ ऑफ दीज आर कंबाइंड, एंड एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ
एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर जो होगा वो इनिशियल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए को लाके अटैच कर देगा इस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ 5 प्राइम एंड के ज़रिए से वो उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। सो ये जो होगा एक और इनिशिएशन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। सो 2 इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे जो ये प्रोसेस इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसी दौरान लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स विल कम एंड अटैच विद दिस इनिशिएशन कम्प्लेक्स और इनिशिएशन कम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स कंप्लीट होता है तो आप देखते हैं कि इस यानी इनिशिएशन कम्प्लेक्स में जो इनिशियल 5 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए एन फॉर्माइल मिथिलीन ट्रांसफर आरएनए और उसके साथ जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स है इसके ऊपर 3 एरियाज रिकग्नाइज हो जाते हैं। यानी एक तो वो एरिया है जहां पर एन फॉर्माइल मिथिलीन ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ है, ठीक है जी। वन ऑफ द रीजन इज पी साइट एट विच द एन फॉर्माइल ट्रांसफर आरएनए मिथिलीन ट्रांसफर आरएनए इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। तो एक तो पी साइट रिकग्नाइज होगी। अब पी साइट्स के आगे आप देखते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज होते हैं इस इनिशिएशन कम्प्लेक्स के अंदर। ये 3 न्यूक्लियोटाइड या एक कोडान जो होता है, जिस जगह पे ये कोडान होता है उस लोकेशन को हाइपोथेटिकली इसको ए साइट कह दिया जाता है। यानी पी साइट के आगे क्या होगी? ए साइट। पी साइट फॉर पेप्टिडाइल साइट, इस जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ए साइट फॉर अमीनो एसिड साइट, जहाँ से नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके ऊपर इस ए साइट के कोडान का कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान होगा, वो यहाँ पे आके अटैच हो सकेगा। सो इसलिए कोई गलत ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे जिसके ऊपर इस कोडान का एंटी कोडान नहीं है वो इससे अटैच नहीं हो सकता। सो दिस कम्प्लीमेंटैरिटी इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन स्पेसिफिसिटी एंड जो इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। सो एक साइड पी साइड होगी जहाँ पर एन फॉर्माइल मिथिलीन ट्रांसफर आरएनए अटैच है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और इस कम्प्लेक्स के अंदर, और दूसरी साइड उससे आगे वाली जो साइट है वो ए साइट है जहाँ पर इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा। दिस साइट इज़ फॉर अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए साइट। और जो पीछे है इसके यानी पी साइट से पीछे जो साइट है वो ई साइट, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट साइट। यानी जब ट्रांसफर आरएनए आएगा, अपना अमीनो एसिड ड्रॉप करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तो उसके बाद अनलोडेड जो ट्रांसफर आरएनए वहाँ से निकल जाएगा और दोबारा चला जाएगा किसके लिए? एक्टिवेशन के लिए, और वहाँ से अमीनो एसिड लेके फिर आके वहाँ पे हाजिर होगा। नाउ ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगी पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन की इलॉन्गेशन कैसे होती है? इसमें 3 स्टेप्स हैं। बेसिकली जनरली आप इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? ए साइट जो है वो आपने देखी, जो पी साइट से आगे जो ए साइट है, इट इज़ हैविंग एन a codon. This codon is exposed and elongation factor brings amino acid transfer RNA, लेकिन वहाँ पर अटैच कौन सा होगा? जिसका कोडान और एंटी कोडान मैच करेंगे। सो इट विल बाइंड विद दिस ए साइट मोमेंटरली। अच्छा, उसके बाद जो पी साइट होगी, पी साइट के ऊपर वहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है उसके अंदर एक एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर जो एंजाइम है इट इज़ अ राइबोजाइम। यानी आपने पढ़ा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन प्रोटीन को बनाने वाला जो एंजाइम है वो राइबोजाइम है, वो आरएनए एंजाइम है। सो दिस एंजाइम विल डिटैच, ये क्या करेगा? पी साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड है एन फॉर्माइल मिथिलीन ट्रांसफर आरएनए, उसको ट्रांसफर आरएनए से डिटैच करेगा और उसको अटैच कर लेगा आने वाले जो ट्रांसफर आरएनए जो ए साइड के ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हुआ है उसके अमीनो एसिड के साथ अटैच कर देगा। नाउ देयर विल बी अ डाइपेप्टाइड। ठीक है जी, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और जो पी साइड के ऊपर ट्रांसफर आरएनए वो अनलोड हो जाएगा। इसी दौरान में जो ट्रांसलोकेशन होगी यहाँ से, यानी ट्रांसलोकेज जो होगा वो एक्टिवेट होगा और राइबोसोम को 3 न्यूक्लियोटाइड आगे पुश कर देगा। जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड या एक कोडान आगे जाएगा, राइबोसोम यानी इनिशिएशन कम्प्लेक्स आगे की तरफ मूव करेगा, तो जो पी साइड थी इट बिकम्स ई साइड, और जो ए साइड थी इट बिकम्स पी साइड, और जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स से बाहर कोडान था नाउ इट इज़ एक्सपोज टू ए साइड। ठीक है जी, यानी ये 3 स्टेप्स जो होंगे इसके नतीजे में जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है वो 3 न्यूक्लियोटाइड या एक कोडान आगे मूव करेगा और इसी दौरान में डाइपेप्टाइड बन जाएगा और पी साइड बिकम ई साइड, और जो पहले ए साइड थी वो पी साइड होगी अब, और नेक्स्ट ए साइड इज एक्सपोज। सो नेक्स्ट इलॉन्गेशन फैक्टर लाएगा अमीनो एसिड बेरिंग ट्रांसफर आरएनए को, जिसका जो एंटी कोडान है वो इस एक्सपोज्ड ए साइड के साथ
कंप्लीमेंटैरिटी की वजह से मोमेंटरली इसके साथ अटैच होगा। इसी दौरान में फिर वो अटैचमेंट के बाद जो इलांगेशन फैक्टर लाया उसको अटैच किया, उसके बाद नेक्स्ट पी साइड के ऊपर फिर लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर जो राइबोजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, इट विल break the previous bond between transfer RNA at P site and it will bind this dipeptide with next coming अमाइनो एसिड और ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इलोंगेशन होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की और ट्रांसलोकेशन होगी, इट विल कंटिन्यू, दीज थ्री स्टेप्स विल बी रिपीटेड ऑन एंड ऑन। ये रिपीट होते रहेंगे उस वक्त तक जब तक के जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर उसके मुताबिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अटैच नहीं हो जाते। इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये स्टेप रिपीट होता रहता है। पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन के ये 3 स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं, यानी इलोंगेशन फैक्टर लाता है, नेक्स्ट कोडान के मुताबिक एंटीकोडान बेइंग ट्रांसफर आरएनए को वहाँ पर अटैच कराता है, लास्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम में पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज उसको पहले वाले अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर देता है और ट्रांसफर आरएनए को एम्प्टी कर देता है। उसके बाद ये राइबोसोमल सबयूनिट 3 स्टेप आगे मूव कर दिए, अगेन नेक्स्ट इलोंगेशन फैक्टर लाता है और ये स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं अनटिल दे रीच द टर्मिनेशन साइट। टर्मिनेशन साइट क्या होती है? जहाँ पर टर्मिनेशन कोडान्स हो गए, यानी नॉन सेंस या जो स्टॉप कोडान जो होते हैं जहाँ पर होंगे वो ज़ाहिर जीन का ये मैसेंजर आरएनए का जो लास्ट होगा उसको आप स्टॉप कोडान कहते हैं, या ए साइड जो होगी उसके ऊपर जैसे ही स्टॉप कोडान आएगा उस ए साइड के ऊपर, तो नाउ ए साइड के ऊपर रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ एनी ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के बजाय वहाँ पर क्या होंगे? वहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर्स मौजूद होंगे। अब रिलीजिंग फैक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पर कोई अमाइनो एसिड लगना नहीं है। और रिलीजिंग फैक्टर की जॉब क्या होती है? रिलीजिंग फैक्टर की जॉब ये होती है कि वो इनिशिएशन कम्प्लेक्स को तोड़ देता है। जैसे शुरू में इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई थी इनिशिएशन फैक्टर के जरिए से, तो रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम को अलग कर देगा, लार्जर को अलग कर देगा और पॉलीपेप्टाइड चेंज होगी, इट विल बी रिलीज्ड। तो जो स्टॉप कोडान होता है इट इज़ नॉट कोडिंग फॉर एनी अमाइनो एसिड, एक्चुअली इट कोड्स फॉर रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर के साथ इसकी एफिनिटी होती है एंड दिस रिलीजिंग फैक्टर विल डिसोसिएट या डिसमेंटल द इनिशिएशन कम्प्लेक्स एंड स्मॉलर लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड देन ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो अब प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इनका बन गया इस ट्रांसलेशन के नतीजे में। नाउ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका ये ज्यूम करेगी और 3 डायमेंशनल जो इसकी शेप है इस प्रोटीन की वो डेवलप होगी इनकी आपस में इंट्रैक्शन के नतीजे में, हाइड्रोजन बांधने की वजह से, डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से और डिफरेंट जो इंट्रैक्शन हैं इसके आपस के अमाइनो एसिड उनके दरमियान में, यानी जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है उनकी इंट्रैक्शन और आर ग्रुप की इंट्रैक्शन के नतीजे में इट विल एज्यूम इट्स शेप विच इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप। लेकिन इसके साथ साथ ये गोल्जी कम्प्लेक्स में जाएगी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होंगी इसके अंदर। गोल्जी complex के अंदर जो it will be converted into a finished product, then it will be released from the Golgi maturing site. It may remain inside the cell in the form of lysosomes या peroxisome या इस तरह एंजाइम्स की शक्ल में या प्रोटीन्स की शक्ल में, और इट में भी एक्सपोर्टेड, ये सेल से बाहर भी भेजी जा सकती है। तो अब जो जीन की जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? दे कैन बी एंजाइम्स, हमारे अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो जीनोटाइप और फिनोटाइप के दरमियान में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं और एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के जरिए से किसी भी ट्रेट को डेवलप करते हैं। इसी तरह मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर परमेजेस का या हार्मोन रिसेप्टर साइट्स का भी काम करती हैं। इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन बनती हैं इस ट्रांसलेशन के जरिए से जो डीएनए के साथ अटैच हो जाती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो भी ट्रांसलेशन के जरिए इसी तरह से बनते हैं और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम के जरिए से, या फिर ये गट के अंदर भी चले जाते हैं, जैसे पेप्सिन वगैरह स्टोमक के एंजाइम हैं, अमाइलेजेस वगैरह जो पेंक्रियास से आ रहे हैं, इसी तरह स्लाइवरी एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं। फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सारी की सारी जो होती हैं इसी तरीके से बनती हैं जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में, और एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच हैव डिफरेंट रोल्स। ठीक है जी। तो एक्चुअली these are the various kinds of proteins which are actually responsible for giving a particular phenotype या characteristics to the living organisms। और जीन की जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोटीन्स होती हैं जिनके ज़रिए से जो फाइनल फिनोटाइप्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। सो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। थैंक यू सो मच। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।